नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आज हम फिर से आधुनिक भारत को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने जो 12 क्लासेस ली हैं उन्हीं को आगे को बढ़ाएंगे। अभी 2 या 3 लेक्चर्स और होंगे तब हम स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत में तो 2 या 3 लेक्चर्स में हम आधुनिक भारत का स्वतंत्रता तक तो कवर कर लेंगे। फिर 1-2 लेक्चर्स में बाद में लूँगा, अभी नहीं। जो हमने छोड़ा है ना स्टार्टिंग में, जो ब्रिटिश का आगमन वाला युग पढ़ते हैं, पोर्टुगीज, डच, डेनिस, वो हम बाद में कवर करेंगे भौतिक भूगोल को पढ़ने के बाद। तो लेकिन आप ये विश्वास रखिएगा कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंद्रिज कंटेंट है। मतलब आपने कल का एग्जाम देखा हो या फिर अन्य सारे एग्जाम्स में परखिए आप इस हमारे नोट्स को। आधुनिक भारत से आपको बेहद कॉन्फिडेंस मिलेगा इन नोट्स को कवर करने के बाद। आप लगाइए, जो भी टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने, कहीं से भी लगाइए, 70 से 80% क्वेश्चन इसमें से अवश्य बनेंगे, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने खुद 6-7 एग्जाम्स में ये अप्लाई करके दिखाया और मुझे बेहतर रिजल्ट मिला है। तो आपको भी बस आपको ये करना है कि विश्वास तो होना चाहिए, क्योंकि और भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एक जगह सही से आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़िए, कुछ इंग्रेज कर सकते हैं तो जो भी किताबें आपको मिलती हैं उसमें से उन कुछ तथ्य जो इसमें छूट गए हैं उनको ऐड करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही तो काम है, अन्य कोई भटकाव नहीं है। हम सिरेवार चलते रह रहे हैं और जीएस को हम एक दिन, मतलब आज से 2 या 2 महीने बाद, जब से अभी भी वैसे भी आचार संहिता लागू है तो आपके एग्ज़ाम्स अभी होने हैं नहीं, यानी जब भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे तब आप जीएस का तो पूरा भार मुझे छोड़ सकते हैं मुझ पर। मैं जीएस आपकी एक बेहद अच्छे स्तर तक की रिवाइज और तैयार अवश्य करवा दूंगा। ठीक है, बस आप मेरे साथ जो मैं कर रहा हूँ उसे रेगुलर बेस पर बनाते रहिए। अभी मैं ये क्लास दे रहा हूँ तो कल जब नई क्लास आएगी तब तक आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और जो भी मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ उनमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, और नहीं आते आंसर्स तो फिर से चेक करिए, फिर लिखिए। ठीक है, इससे आप ज़रूर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और खुद से भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही कुछ प्रश्न पूछता हूँ। ठीक है, चलिए मैं 5 प्रश्न पूछने वाला हूँ, आंसर्स आपको कमेंट्स में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, जो हम अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं तो अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख या फिर उसे मतभेद अभिलेख भी कहा जाता है। एक अभिलेख है जिसे रानी का अभिलेख और मतभेद अभिलेख कहा जाता है, तो वो अशोक का कौन सा अभिलेख है यह आपको बताना है। प्लस उसमें कौन सी रानी का जिक्र है वो भी बताना है, कौन सी रानी का जिक्र है ये भी बताना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, हमें मौर्य प्रशासन में एक पतिवेदक नामक शब्द मिलता है। पतिवेदक नामक एक शब्द मिलता है तो इसका क्या अर्थ था, पतिवेदक का अर्थ क्या था, आपको मुझे यह भी बताना है। ठीक है, चलिए अभी तीसरा प्रश्न है, आपको यह बताना है, जो पतंजलि थे ना, हम पढ़ते हैं जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, जो पतंजलि हैं वो किसके दरबार में थे। पतंजलि किसके दरबार में थे, आपको यह भी बताना है। ठीक है, चलिए ये भी हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न चलिए ठीक है, हम मूर्ति कला की 3 वो पढ़ते हैं, शैलियाँ पढ़ते हैं। एक मूर्ति निर्माण कला की जो प्राचीन शैलियाँ थी ना वो 3 थी, एक गांधार शैली, एक मथुरा शैली और एक अमरावती शैली। मैंने आपको यह पढ़ाया भी होगा, देखना तीनों पढ़ाए हैं ना। अब आपको मुझे ये बताना है, जो मैंने कराया उन्हीं नोट्स में से पूछ रहा हूँ। ठीक है, प्राचीन भारत के जो मैंने कराए हैं वो नोट्स पलटिए, आप इसका आंसर सबका दे पाएंगे। तो जो गांधार शैली है उसमें किस कलर की मिट्टी का यूज़ हुआ था, मथुरा शैली में किस कलर की मिट्टी का प्रयोग हुआ था, और अमरावती शैली में किस कलर की मिट्टी का प्रयोग हुआ था। अभी कितना बेहतर क्वेश्चन बनेगा जब एग्जाम्स में आएगा, और जब आप इसे सही करेंगे तो आपको कितना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा इसको सही करने के पश्चात। तो ज़रूर से इन क्वेश्चंस को लगाइए, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो 4 प्रश्न ये हुए। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न चलिए मैं फिर से अशोक के अभिलेख में से ही पूछता हूँ आपको। ठीक है, अशोक का एक अभिलेख है जिसमें लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अशोक ने एक अभिलेख में ये लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, तो यह किस अभिलेख में लिखा है ये भी बताना है। तो इन 5 प्रश्न को मतलब खंगालिएगा, आपका बेहतर रिवीजन भी होगा। अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं, और वही क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर से इसे शेयर तो कीजिएगा, लाइक करना तो नहीं भूलें, क्योंकि वही मेरे मनोबल का एक आधार है आपके लिए। तभी मैं रोज़ रोज़ ये अपने इस व्यस्त जीवन में भी आपके लिए ज़रूर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब भी करना नए हैं तो। ठीक है, चलिए अब अधिक समय व्यर्थ न करते हुए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो हमने कहाँ तक पढ़ा है, हमने पिछली बार गांधी जी का जो हरिजन अभियान है वहाँ तक कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या प्रक्रम हुए महत्वपूर्ण वाले, मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। हम यहाँ पर अब पढ़ते हैं गांधी जी के हरिजन अभियान के बाद हम तो कम्युनल अवार्ड भी पढ़ चुके हैं ना, वहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन वाला वो भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ना 1935 का। इसको मैंने बशर्ते पॉलिटी की क्लास में भी कराया है कुछ प्रोविजंस, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए ताकि हम फ्लो में बने रहें, इसलिए मैंने इसे यहाँ भी शामिल किया है। तो इसके मुख्य प्रावधान आपको देखने हैं। पहली बात, इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, ऐसी बात है।
और क्या कहा, इसमें प्रांतों में जो द्वैध शासन था ना, हम पढ़ते हैं 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उससे प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया था। लेकिन 1935 के एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ, प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, यानी अब सभी विषयों पर प्रांत खुद कानून बनाएं, ऐसा कह दिया। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ, अब यही प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त हो गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। प्रांतों में समाप्त हुआ तो केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। और जैसे हम आजकल देखते हैं ना, जो हमारी संविधान है उसमें शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वैसे ही तब भी विभाजन था। लेकिन आजकल जो अवशिष्ट शक्तियां हैं अभी के, वो अवशिष्ट शक्तियां तो संसद को दी गई हैं। लेकिन 1935 के एक्ट में क्या कहा कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हम गवर्नर जनरल को देंगे, ये कहा। ध्यान रखना है आपको, 1935 के एक्ट से अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई थी। और क्या हुआ, इससे जो बर्मा है ना, म्यांमार है जो, उसको भारत से अलग कर दिया गया 1935 के एक्ट से। ये पूछेगा हाँ, बर्मा को भारत से पृथक किस अधिनियम में किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की बात की गई, संघीय न्यायालय बनाएंगे ऐसा भी कहा गया। और भी कई प्रोविज़न है, मैंने उसमें करा रखे हैं डिटेल से, मैंने यहाँ कुछ ही ले रखे हैं। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या कहा, उसमें कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर को दी गई, बर्मा को भारत से पृथक किया गया और एक संघीय न्यायालय स्थापना की गई थी उसकी। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ, फिर हम देखते हैं कि जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया था, कब, 1937 में लिया था। हमने पहले पढ़ा था ना, जो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे वो विधानसभा में जाने के समर्थक थे और नहीं थे, फिर बाद में सुलह हो गई थी, विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई थी। तो 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, तो कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल गठित हुई थी वो उसने इस्तीफा दे दिया 22 अक्टूबर 1939 को। इस दिन कुछ दिवस भी मनाते हैं मेरे ख्याल से, कुछ दिवस मनाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं, वो तो शायद पाकिस्तान वाला है, कुछ दिवस मनाते हैं इस दिन, मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, आप रिकॉल कर लेना अगर अपने स्तर से देखने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, तो 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस की जो मंत्रिमंडल समितियां गठित हुई थी अलग अलग राज्यों में, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत को भी उसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हुआ कांग्रेस का हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन जरूर से ध्यान से देखिए, ये महत्वपूर्ण है। कब हुआ, वर्ष 1938 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष तो कतई मत भूलना। और इसमें एक प्रमुख चीज़ जो घटित हुई वो क्या हुई, देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय नियोजन समिति है ना, राष्ट्रीय नियोजन समिति, वो स्थापित की गई थी। इसमें प्रमुख घटना क्या हुई, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ध्यान रखना है, कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ वर्ष 1938 में हुआ, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। इसी अधिवेशन में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति भी बनी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ध्यान रखना है, सेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी हैं और राष्ट्रीय नियोजन समिति जो बनी है उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ, फिर कांग्रेस का त्रिपुरी सेशन हुआ। अब ये भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यहाँ पर, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। यह हुआ था वर्ष 1939 में, उसी के अगले वर्ष। इसमें अध्यक्ष पद हेतु मतभेद हो गया, गांधी जी के बीच और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच मतभेद हो गया था। ठीक है, तो इसमें दो उम्मीदवार, अभी तक क्या होता था पता है, कांग्रेस के जो भी अधिवेशन के जो भी अध्यक्ष चुने जाते थे ना, वो आम सहमति से चुने जाते थे, मतलब इसके लिए चुनाव नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ, पहली बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष को चुनने के लिए चुनाव हुआ यहाँ पर, क्योंकि मतभेद आ गया था। एक साइड थे सुभाष चंद्र बोस और एक साइड थे गांधी जी ने जिन्हें उठा रखा था उम्मीदवार के रूप में, पट्टाभी सीतारमैया जी। तो जीता कौन, जीत गए हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो जीत गए थे। अब इसे गांधी जी अपनी हार बताते हैं। ठीक है, लेकिन इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि अगर मैं जीत भी गया, लेकिन जो भारत के सबसे बड़े नेता हैं यानी गांधी जी हैं, उन्हीं का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया मैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। जीतने के बावजूद कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। क्या कहा मैंने, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। इसमें अध्यक्ष पद हेतु मतभेद हो गया था, तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी द्वारा खड़े हुए थे, उन्होंने उनके कहने पर, तो उनके बीच चुनाव हुए, उनके बीच तो फिर जीता कौन, सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए। लेकिन उन्होंने फिर भी त्यागपत्र दे दिया कि गांधी जी उनके समर्थक नहीं है, तो फिर क्या ही बना रहूं अध्यक्ष ऐसा। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस से तो त्यागपत्र दे दिया। फिर उन्होंने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए इतना भी याद हुआ।
अब कुछ अन्य बातें हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बातें जो मैं शामिल कर रहा हूँ ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, जो मैंने साइड में शामिल किए हैं ये भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ तथ्य याद कीजिए। पहली बात, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक। इन्हें गांधी जी ने एक उपाधि दी है, क्या? देशभक्तों का देशभक्त। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि दी है, देशभक्तों का देशभक्त। और जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनके गुरु कौन है, राजनीतिक गुरु? वो है सी आर दास। अब सी आर दास भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, या फिर चित्तरंजन दास भी आ सकता है। तो सी आर दास का ही सी और आर का चित्तरंजन है वो, तो सी आर दास आए, चित्तरंजन दास आए, एक ही है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल, देशभक्तों का देशभक्त उपाधि गांधी जी ने दी। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास जी थे। ठीक है, चलिए फिर हम पढ़ते हैं एक फैजपुर अधिवेशन 1937 में। फैजपुर अधिवेशन 1937 में खास क्यों है? क्योंकि यह पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ, पहला ऐसा अधिवेशन कांग्रेस का जो गांव में हुआ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, चलिए अब एक और फेडरेशन पढ़िए, द फेडरेशन, द साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। 1916 में किसने की थी? 3 संस्थापक हैं। जो जस्टिस पार्टी आंदोलन में हमने 3 पढ़े थे ना, वही इसके संस्थापक भी हैं। टी एम नायर हो गए, पी त्यागराज हो गए और सी एन मुदलियार हो गए। तो द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? 1916 में हुई थी। टी एम नायर, पी त्यागराज और सी एन मुदलियार जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब एक और आंदोलन पढ़ते हैं हम यहाँ पर, वो है नादर आंदोलन। क्या? नादर आंदोलन। इसकी अब यही तो है, जब अमूमन आप जो चीज़ सोर्स में नहीं पढ़ते हैं वो मैं करा रहा हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपका। ठीक है, नादर आंदोलन तमिलनाडु में हुआ था। क्यों हुआ था? जो जातिगत भेदभाव है उसके विरुद्ध हुआ था। जो अस्पृश्य सभाएं थी ना, उन्होंने आंदोलन किया था जातिगत भेदभावों के विरुद्ध। तो नादर आंदोलन तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगस्त प्रस्ताव। क्या? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है कि यह प्रारंभ कब हुआ, मतलब कब यह प्रस्ताव आया? 8 अगस्त 1940 को। किसने प्रस्तुत किया यह प्रस्ताव? वायसराय लिनलिथगो ने। टोटली हो क्या रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारतीयों का समर्थन पाने के लिए ये एक लॉलीपॉप टाइप की दी गई थी, मतलब एक खाली बहलाने फुसलाने के लिए कि चलिए हम आपकी बात मानते हैं, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, आप हमारा युद्ध में सपोर्ट कीजिए। इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव आया था, लेकिन अस्वीकार हो गया था ये। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में ही अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ये डोमिनियन स्टेटस का झुंझुना हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने यह प्रस्तुत किया। भारत को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे ऐसी बात कहा उसने, लेकिन भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अब हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी। ठीक है, फिर आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? अक्टूबर 1940 में। अक्टूबर 1940 में। इसका एक अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। जो हम पढ़ते हैं ना, दिल्ली चलो का नारा दिया था गांधी जी ने, तो इसी में दिया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ही दिया था वो नारा, इसलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। अब आपको इसका उद्देश्य भी समझना है क्या था, क्योंकि फैक्ट तो कर लोगे लेकिन समझ लोगे तो फिर ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें दिल्ली चलो इसलिए कहते हैं कि इसमें कहा गया था कि स्वतंत्रता का संदेश फैलाते हुए जो भी राष्ट्रवादी नेता हैं वो गाँव की ओर जाएंगे, फिर इस संदेश को फैलाते हुए गाँव से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। यानी जो राष्ट्रवादी नेता हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो स्वतंत्रता का संदेश लेते हुए गाँव में जाएंगे, फिर गाँव से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। इसे कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। समझ में आया? ठीक है, अब वो तो हम पढ़ते हैं कि इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और मुझे तृतीय सत्याग्रही भी याद आ रहे हैं इसके, शायद वही थे, ब्रह्मदत्त का नाम पढ़ते हैं शायद। अब ये सब कॉन्शियस माइंड में है तो इसलिए अभी याद आ रहा है मुझे, आप क्रॉस चेक करना, जो भी मैं कहता हूँ कि क्रॉस चेक करना वाले, लेकिन ब्रह्मदत्त ही थे जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो चलिए, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हमने देखा, इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, यही वो समय था जब गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू जी को चुना। गांधी जी के उत्तराधिकारी कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी बने।
अब यहाँ पर एक डिबेट आती है कि गांधी जी ने पटेल जी को क्यों नहीं चुना अपना उत्तराधिकारी, या फिर अन्य किसी को क्यों नहीं चुना, जवाहरलाल नेहरू जी को ही क्यों चुना। तो ये एक मतलब ये मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन काम का नहीं है। काम का इसलिए है क्योंकि आप अगर मेंस वगैरह लिखना है तो फिर काम का हो सकता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ज़्यादा लिबरल थे, मतलब क्योंकि इन्हें मुस्लिम लोग भी सपोर्ट करते थे और इनके विचार थोड़े समाजवादी टाइप के, यानी संसाधनों का वितरण, धर्म से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते थे, अन्य कारण भी थे। इसलिए गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी जवाहरलाल नेहरू जी को ही चुना था। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, चलिए अब एक और मिशन भेज दिया अंग्रेजों ने। कब? मार्च 1942 में इसे भारत भेजा गया। इसका नेतृत्व किया सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था? इसने भी वही बात, भारत को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे कहा। तो क्या भारतीय इसे स्वीकार करेंगे? नहीं, अब तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। और इसके संबंध में गांधी जी का एक कथन फेमस है, ये याद रखना किसके संबंध में कहा करके। और इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा? यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में क्या कहा? यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यानी कुछ है ही नहीं है, खाली बात है। तो क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, डोमिनियन स्टेटस की बात की, भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने कहा कि ये आगे की तारीख का चेक था जो जिसका बैंक ही नष्ट होने वाला था, ऐसा कहा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ तथ्य भी पढ़ते हैं। नादर आंदोलन ऊपर कहाँ पढ़ाया मैंने? तमिलनाडु में पढ़ाया। ऐसी एक है कैवरतास आंदोलन। कैवरतास आंदोलन, कैवरतास ने प्रारंभ किया था, बंगाल में प्रारंभ किया था, याद रखना है, लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, कैवरतास आंदोलन कैवरतास द्वारा चलाया गया था, बंगाल में चलाया गया था। ठीक है, चलिए फिर हम एक और मठ पढ़ते हैं, निष्काम कर्म मठ। निष्काम कर्म मठ ये प्रारंभ किया था DK कर्वे जी ने। धोंडे केशव कर्वे है इनका नाम, धोंडे केशव कर्वे इनका नाम आता है। कहाँ पढ़ा था हमने इसका नाम? पहले पढ़ाया था मैंने इनका नाम, जो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की और 1916 में दिल्ली में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, कुछ ऐसा ही कराया था ना मैंने वहाँ। तो वही है फिर ये DK कर्वे। इन्होंने 1910 में पूना में की थी इस निष्काम कर्म मठ की स्थापना। क्यों? वही स्त्री शिक्षा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। तो निष्काम कर्म मठ DK कर्वे ने 1910 में पूना में चलाया, स्त्री शिक्षा हेतु या फिर विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करने के लिए ये स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर हम एक और एसोसिएशन पढ़ते हैं, मद्रास हिंदू एसोसिएशन। मद्रास हिंदू एसोसिएशन किसने? वीरेशलिंगम पुंतलू ने प्रारंभ किया। इनका नाम भी हमने पहले पढ़ा है, उसी में विधवा पुनर्विवाह वाले में ही पढ़ा है। ठीक है, वहाँ देख लेना। तो मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम पुंतलू ने की थी मद्रास में। ठीक है, और एक और संगठन है इसे, यह है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1884 में। इसके संस्थापक थे तीन लोग इसके संस्थापक थे। एक तो थे MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, एक थे VG छिबदोनकर और एक थे GG अगरकर। तो 3 नाम याद रखने। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1884 में हुई। इसके संस्थापक थे MG रानाडे, VG छिबदोनकर और GG अगरकर। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने। चलिए एक बार हम अब पूरी क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब सारा ध्यान यही होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोबारा रिवीजन करने में आपको इतने बेहतर तरीके से याद हो जाएगा, और फिर जब लिखोगे फिर अपना चौथी बार याद करोगे, फिर तो सारा ही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हमने देखा। इसके तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हुआ, लेकिन केंद्र में लागू हो गया, और प्रांतों में स्वायत्तता दे दी गई प्रांतों को। इसकी अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई। इससे बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए, लेकिन फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो 22 अक्टूबर 1939 को इन मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था। फिर हमने कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन वर्ष 1938 में, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। इसी में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनी जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। फिर हमने कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन देखा जो वर्ष 1939 में, इसमें अध्यक्ष पद हेतु मतभेद हुआ। 2 उम्मीदवार थे, सुभाष चंद्र बोस जी और पट्टाभी सीतारामैया जी, जो गांधी जी द्वारा उम्मीदवार के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी विजयी हुए, फिर भी उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। फिर उन्होंने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है जो इंडियन स्ट्रगल है, उन्हें देशभक्तों का देशभक्त उपाधि दी गांधी जी ने। उनके राजनैतिक गुरु थे CR दास यानी चित्तरंजन दास जी। फिर हमने फैजपुर अधिवेशन देखा जो 1937 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की, और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। फिर हमने द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन देखा, जिसकी स्थापना 1916 में जस्टिस पार्टी आंदोलन वाले ही 3 नेताओं ने की थी, TM नायर, P त्यागराज और CN मुदलियार। फिर हमने नादर आंदोलन देखा
जो तमिलनाडु में हुआ था, जातिगत भेदभावों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, फिर हमने देखा जो अगस्त प्रस्ताव है वो कब 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने, इसमें भारत को डोमिनी स्टेटस देने की बात की गई, लेकिन हमने नहीं माना उसे। ठीक है, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह देखा जो अक्टूबर 1940 में हुआ, इसका अन्य नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। इसमें स्वतंत्रता का संदेश फैलाते हुए गाँव से दिल्ली की ओर मार्च किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। यही वह समय था जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना था। फिर हमने क्रिप्स मिशन देखा जो मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स का के नेतृत्व में हुआ था। इसमें भी भारत को वही डोमिनेंट स्टेटस देने की बात की गई, लेकिन हमने वो अस्वीकार किया। गांधी जी ने कहा कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। फिर हमने देखा कि एक कैवरतास आंदोलन हुआ जो कैवरतास के द्वारा बंगाल में चलाया गया था। हम एक निष्काम कर्म मठ जो DK कर्वे ने 1910 में पूना में चलाया। इसमें स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह हेतु सुधार की बात की गई थी। फिर हमने मद्रास हिंदू एसोसिएशन देखा जो वीरेशलिंगम पुंतलू ने प्रारंभ किया था मद्रास में। फिर हमने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी देखी जो 1884 में स्थापित हुई। इसके संस्थापक थे MG रानाडे, VG छिबदोनकर और GG अगरकर जी। तो ठीक है, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइए। मैं बहुत मेहनत के साथ, मतलब बहुत रिसर्च के साथ ये नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि कोई भी बात छूटे नहीं। इसलिए आपका सहयोग ही अल्टीमेट है, मतलब आप जितना सहयोग प्रदर्शित करेंगे उसी अनुरूप मैं भी आगे बढ़ते रहूँगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।